नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 11 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज आल्सो टर्म्ड एज बीआरएस। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मेल बैठाना, मींस मैच करना दो बैलेंसेस को। अब यहाँ पे जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जा रहा है, that statement is prepared by trader, not by bank, because trader is interested in matching balances as per cash book and as per passbook। जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं ट्रेडर के लिए, तो उसमें कैश, बैंक, डिस्काउंट ऐसी 3 कॉलमनर कैश बुक होती है, जिसमें बैंक का कॉलम है। बैंक में रिसिप्ट साइड बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है और पेमेंट साइड पे बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है। यानी कैश बुक में जब भी बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, हम रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और बैंक बैलेंस डिक्रीज होने पे पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक। यहाँ पे कैश बुक में डेबिट क्रेडिट दो साइड है, रिसिप्ट पेमेंट साइड है, लेकिन पासबुक में क्रेडिट, डेबिट एंड बैलेंस ऐसे 3 कॉलम है। यहाँ पे दो साइड नहीं, ऐसे दो सेपरेट, जैसे हम कैश बुक में प्रिपेयर करते हैं। पासबुक यानी जो बैंक प्रिपेयर करता है, जिसमें हर एक ट्रेडर के अकाउंटिंग एंट्रीज का डिटेल प्रिंट करके उसको दिया जाता है फॉर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल 1 मंथ, 1 क्वार्टर और एंटायरली 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग पीरियड। सो दिस बुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, पासबुक, एंड कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये सिचुएशन होता है इन केस ऑफ बिग बिजनेस एंटरप्राइजेस वेयर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन इज मोर, देयर इज अ चांस ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर बोथ दिस बुक्स, कि कैश बुक एक अलग बैलेंस शो कर रहा है और पासबुक के हिसाब से कुछ डिफरेंट बैलेंस आ रहा है। तो हमें इसको रिकंसाइल करना है। इट्स नॉट मैटर ऑफ रेक्टिफिकेशन, इट्स अ रिकंसिलिएशन। मींस हम सिर्फ जो डिफरेंस के रीजन है उसको लिस्ट आउट करके एक बैलेंस से स्टार्ट करके दूसरे बैलेंस तक पहुंचते। जैसे हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक तक पहुंचते, पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करें तो कैश बुक तक जाते हैं। तो इस तरह से ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। इसका पर्पस रेक्टिफिकेशन का नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि दो बुक के बीच में बैलेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। ये एक तरह से फ्रॉड, मैनिपुलेशन, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, इन सब सिचुएशन से बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये बीआरएस प्रिपेयर किया जाता है। यानी ये कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है व्हेन देयर इज नो डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बीआरएस पहली बात रूटीन अकाउंटिंग प्रोसीजर का हिस्सा नहीं है। रूटीन अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम जर्नल एंड एंड्स विद फाइनल अकाउंट। एक पूरी प्रोसेस में कहीं पे भी बीआरएस नहीं आता है। बीआरएस रिक्वायरमेंट बेस हम प्रिपेयर करते हैं, जब भी ये दो बुक के बैलेंस में डिफरेंस हो तभी बीआरएस प्रिपेयर किया जाता है, और वो रिक्वायरमेंट हमेशा ट्रेडर की होती है, इसलिए ट्रेडर प्रिपेयर दिस बीआरएस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे बीआरएस के लिए, वो है नेचर ऑफ बैलेंस को जानना। तो बैंक बैलेंस, अब हम यूज टू है इस सिचुएशन से कि जब भी हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं बैंक बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। यानी कैश बुक में बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तो पासबुक में बैंक बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक में बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस है और पासबुक में बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस है। अगर हम ये चार में से कोई एक पोजीशन को भी याद रखते हैं, जैसे कैश बुक डेबिट बैलेंस मींस बैंक बैलेंस, सो कैश बुक क्रेडिट बैलेंस इज बैंक ओवरड्राफ्ट, और जो कैश बुक में है उससे ऑपोजिट बैंक यहाँ पे पासबुक में होगा कि पासबुक क्रेडिट बैलेंस इज बैंक बैलेंस एंड पासबुक डेबिट बैलेंस इज बैंक ओवरड्राफ्ट। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो बीआरएस जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड। वन इज एड लेस मेथड, यानी प्लस माइनस करने की मेथड है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल मेथड। इट इज नोन एज मैथमेटिकल मेथड, and BRS can be prepared by debit credit method, that is called accounting method. As per our course curriculum, this debit credit method is frequently used for solving the operations of BRS, इसलिए main emphasize focus always on debit credit method। तो आपके कोर्स के हिसाब से डेबिट क्रेडिट मेथड है, इसलिए हमें यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की टर्म्स के साथ चल रहा है, और जो भी रीजंस ऑफ डिफरेंसेस है वो रीजंस ऑफ डिफरेंसेस को भी डेबिट क्रेडिट के टर्म पे ही हमें याद रखना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वो डेबिट होता है, एज पर पासबुक क्रेडिट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट होता है और एज पर पासबुक डेबिट होता है। नाउ सबसे पहले यहाँ पे रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, रीजंस फॉर डिफरेंसेस को देखेंगे हम कि क्या क्या रीजंस होते हैं डिफरेंसेस के। एक बात समझ लेते हैं कि
कि जो ट्रांजेक्शन्स दोनों बुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक और पासबुक जो दोनों में रिकॉर्डेड है, वो बीआरएस में नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं है दोनों बुक में। तो ट्रांजेक्शन्स विच आर रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स विल नॉट बी पार्ट ऑफ बीआरएस। दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द बुक, यानी कैश बुक या पासबुक दोनों में से किसी में भी रिकॉर्डेड नहीं है, वो भी बीआरएस में नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी वजह से भी कोई डिफरेंस दोनों बुक के बैलेंस में नहीं आया है। तो बैलेंस में डिफरेंस किस वजह से आया है कि ट्रांजैक्शन मोस्टली किसी एक बुक में रिकॉर्डेड है और एक बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पे इसके लिए जो रूल याद रखना है फॉर बीआरएस, एक रूल है कि अंडू व्हाट इज रॉन्ग, अंडू व्हाट इज रॉन्ग, यानी जो गलत हो गया है उसको रिवर्ट करना है, यानी उसकी रिवर्स इफेक्ट देनी है, अंडू व्हाट इज रॉन्ग। बट मेन प्रिंसिपल है डू व्हाट इज नॉट डन, डू व्हाट इज नॉट डन, यानी जो नहीं हुआ है वो करना है। डेबिट या क्रेडिट में से जो इफेक्ट मिसिंग है वो इफेक्ट हमें पास करनी है, तब जाके हम बीआरएस प्रिपेयर कर पाएंगे। बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक होगा, यानी स्टेट ऑफ बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक। उसका नॉर्मल फॉर्मेट इस तरह से आएगा, कॉलम्स बनेंगे, एक सीरियल नंबर के लिए, दूसरा पर्टिकुलर्स, जिसमें ये रीजंस के स्टेटमेंट आएंगे, उसके बाद या तो अमाउंट डेबिट कॉलम में आएगा या तो क्रेडिट कॉलम में आएगा। तो इस तरह से जब हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो एंड प्रोडक्ट पासबुक का बैलेंस आएगा, और अगर हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो एंड प्रोडक्ट कैश बुक का बैलेंस आएगा। सीबी से स्टार्ट करके पीबी तक जाएंगे, कैश बुक से पासबुक, या पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक तक जाएंगे। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि बैलेंस से स्टार्ट करो तो ओवरड्राफ्ट आता है, या ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करो तो बैलेंस आता है, या ओवरड्राफ्ट से ओवरड्राफ्ट ही आता है, या बैलेंस से बैलेंस ही आता है। एंड रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक चीज तय है कि अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो एंड होगा पासबुक पे, और अगर हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो एंड होगा कैश बुक के ऊपर, क्योंकि हम ये दो बुक के बैलेंसेस के बीच में ब्रिज बना रहे हैं, उसके गैप को नलीफाई कर रहे हैं बाय ऑल दिस रीजंस फॉर डिफरेंसेस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स will not be part of BRS, and those which are not recorded in any of the book, either cash book or passbook, is also not part of BRS. Only those transactions which are left to be recorded in one of the book, यानी कैश बुक या पासबुक किसी एक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है या गलत रिकॉर्ड हुआ है, उसी के लिए ये BRS प्रिपेयर होगा, और ये उसका नॉर्मल फॉर्मेट है। और एज पर कोर्स हम अकाउंटिंग मेथड यानी डेबिट क्रेडिट मेथड फॉलो करने वाले हैं। अब सिचुएशन ये है, सबसे पहले जो रीजन फॉर डिफरेंस में मेन रीजन है वो है चेक, उसको समझते हैं। तो चेक के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल हमने क्रिएट किया है कि हम जिस ट्रेडर का बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं उसका बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, उसका डेटर बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट उसका चल रहा है, और क्रेडिटर का एसबीआई में चल रहा है। अब नॉर्मल प्रोसेस ये है कि हमारा कस्टमर हमें चेक देता है, वो हम हमारे बैंक में भरते। जैसे हमारा कस्टमर डेटर बीओबी का चेक हमें देगा, वो हम एचडीएफसी बैंक में भरेंगे। तो पहला स्टेप आएगा चेक रिसीव करने का, इसलिए डेटर के पास से जो चेक आने वाले चेक की जो प्रोसेस है उसमें पहला स्टेप है चेक रिसीव्ड। चेक रिसीव्ड के बाद द चेक इज डिपोजिटेड, द चेक इज डिपोजिटेड इन ट्रेडर्स बैंक अकाउंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेडर का बैंक अकाउंट एचडीएफसी में, तो एचडीएफसी में उस चेक को भरा जाएगा। देन एचडीएफसी से वो चेक प्रोसेस होने के लिए बीओबी में जाएगा, और वहां से फंड यहाँ एचडीएफसी में ट्रांसफर होगा। तो 3 स्टेप है, चेक रिसीव्ड, चेक डिपोजिटेड, डिपोजिटेड के लिए एक और टेक्निकल वर्ड यूज होता है बैंक्ड। तो आइदर चेक डिपोजिटेड और चेक इज बैंक्ड, देन द चेक इज क्रेडिटेड इन पासबुक। तो इस तरह से ये एंट्री पूरी होती है। जब भी चेक हमें मिलता है, जब भी हमारे लिए रिसिप्ट होती है, इसलिए कैश बुक में हम डेबिट इफेक्ट देते हैं। ये जो टिक किया है बैंक कॉलम के अंदर वो सब रिसिप्ट्स के लिए है, ये सब हमने रिसीव किया है, चेक रिसीव, then it is deposited to our bank account, and then at last प्रोसेस कंप्लीट होने पे it is credited in passbook। यानी जो कुछ भी हम कैश बुक में डेबिट करेंगे बैंक कॉलम में, वो सब कुछ पासबुक में क्रेडिट होता है, पासबुक के अंदर क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड होता है। कैश बुक डेबिट एंड पासबुक क्रेडिट, कैश बुक डेबिट के सामने पासबुक की क्रेडिट इफेक्ट है। और अगर चेक हम इशू कर रहे हैं तो इशू के लिए वर्ड आता है पहले ड्रॉन, चेक इज इशूड, देन इट इज प्रेजेंटेड, हमने चेक लिखा है, हमारा एचडीएफसी में बैंक अकाउंट है, और एचडीएफसी का वो चेक हमने हमारे क्रेडिटर को जिसका एसबीआई में अकाउंट है, वो चेक हमने उसको इशू किया, उसने अपनी एसबीआई की ब्रांच में उस चेक को भरा है, वो चेक प्रोसेस होने के लिए हमारे एचडीएफसी के अकाउंट में आएगा, वहां से क्लियर होगा।
तो इफेक्ट ये होगी, ये पेमेंट है, इश्यूड चेक है, तो ये कैश बुक में क्रेडिट होगा और पासबुक में डेबिट होगा, कैश बुक क्रेडिट एंड पासबुक डेबिट। तो अब हमें समझना है कि ये चेक की जो रूटीन प्रोसेस है रिसीव्ड और इशूड की, उसमें कहीं बीच में चेक अटक गया हो, एक बुक में रिकॉर्ड हो दूसरी बुक में ना हो, तो किस तरह से हम उसकी इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सब रूल सब हमें समझने हैं। सबसे पहले रिसीव्ड चेक के लिए पहला रूल है, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी हमारे पास चेक आ गया हमारे डेटर के पास से, लेकिन वो अब तक हमने हमारे बैंक में भरा नहीं है। एक चीज फिर से एक बार याद करा देता हूं, क्लियर कर रखनी है कि एक बुक में एंट्री है, दूसरे बुक में मिसिंग है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा देखें कि चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी पासबुक में अब तक क्रेडिट नहीं हुआ है, हम कैश बुक डेबिट कर चुके हैं लेकिन पासबुक में अब तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो रूल क्या है, डू व्हाट इज नॉट डन। रूल क्या है, डू व्हाट इज नॉट डन, जो नहीं हुआ है वो काम करना है, यानी क्रेडिट इफेक्ट नहीं हुई है इसलिए क्रेडिट इफेक्ट देनी है। नेक्स्ट स्टेप है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। अब ये आगे का स्टेज है कि चेक हमारे पास आ गया है, उस चेक को हमने हमारी बैंक में यानी एचडीएफसी बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया है, पर वो चेक अब तक प्रोसेस कंप्लीट होके उसका फंड हमारे अकाउंट में आया नहीं है। तो ये दूसरी कंडीशन में भी अब तक हमारी पासबुक में क्रेडिट इफेक्ट आई नहीं है, कैश बुक डेबिट हो चुका है, पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए एज पर द रूल डू व्हाट इज नॉट डन, आंसर इज क्रेडिट। तो क्या इफेक्ट देंगे इसकी, क्रेडिट इफेक्ट। तो दोनों ट्रांजेक्शन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे चेक के रिसीव चेक के केस में ये दोनों ट्रांजेक्शन कैश बुक में डेबिट हो चुके हैं पर पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए क्रेडिट करना है। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है चेक रिसीव डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक। अब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, चेक हमने रिसीव कर लिया है, हमारी बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया है और डेटर की बैंक से प्रोसेस होके फंड ट्रांसफर हो गया है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका है। तो ऑब्वियसली अगर ये पासबुक की एंट्री क्लियर हो चुकी है तो बाकी जो इफेक्ट होगी वो कैश बुक की इफेक्ट होगी। अगर पासबुक क्रेडिट हो चुका है तो कैश बुक ही लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड, कैश बुक में ही वो एंट्री बाकी होगी, इसलिए यहाँ पे चेक रिसीव डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड। प्रैक्टिकली स्पीकिंग रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड वर्ड यूज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा लिखे कि चेक क्रेडिटेड इन पासबुक, इट मींस इट इज इंप्लाइड दैट चेक मस्ट हैव बीन रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑलरेडी। नहीं तो ये चेक क्रेडिट कैसे हुआ होगा, तो चेक ऑलरेडी हम रिसीव कर चुके हैं, डिपॉजिट कर चुके हैं, इसलिए मेन वर्ड आया एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में क्रेडिट हो चुका है पर कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ है, इसलिए उसकी इफेक्ट हमें डेबिट देनी है। तो ये जो पार्ट है वो रिसीव्ड चेक का पार्ट है। यहां से ऑपोजिट पार्ट जो है वो इश्यूड चेक का पार्ट है। उसमें पहले तीन ट्रांजेक्शन एक बुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में रिकॉर्डेड, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। उसमें सबसे पहले चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर। हमने चेक इश्यू कर दिया है, हमारा क्रेडिटर जिसका एसबीआई में अकाउंट है, हमारा एचडीएफसी में अकाउंट है, हमने एचडीएफसी का चेक इश्यू कर दिया है हमारे क्रेडिटर को, लेकिन अब तक उसको हैंड ओवर ही नहीं किया है, यानी क्रेडिटर को वो चेक दिया ही नहीं गया है। यानी हमारी कैश बुक में वो इफेक्ट क्रेडिट हो चुकी है लेकिन बैंक में अब तक डेबिट हुआ नहीं है, क्योंकि चेक हमारे पास से क्रेडिटर के पास अब तक पहुंचा नहीं है, इसलिए पासबुक डेबिट होना बाकी है, इसलिए डेबिट करना है। दूसरे केस में चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक हमने इश्यू कर दिया है, हमारे क्रेडिटर को हमने दे दिया है, लेकिन हमारे क्रेडिटर ने उसके बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट नहीं करवाया। हमारे क्रेडिटर ने उसका जो बैंक अकाउंट है, एसबीआई में उसका अकाउंट है, वहां पे उसने उसको डिपॉजिट नहीं करवाया है, इसलिए वो चेक अब तक प्रोसेस होने के लिए हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया है, इसलिए अगेन पासबुक डेबिट नहीं हुआ है, इसलिए डेबिट करना है। थर्ड केस में चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट नॉट डेबिटेड इन पासबुक। चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक हमने हमारे क्रेडिटर को दे दिया, उसने अपने बैंक में भर दिया, प्रेजेंट कर दिया, लेकिन अब तक इंटरमीडिएट स्टेज में है, यानी अब तक हमारी पासबुक में वो इफेक्ट डेबिट नहीं हुई है, इसलिए इसका भी आंसर आएगा डेबिट, इफेक्ट इसकी डेबिट में देनी है। नेक्स्ट जो है, अब ये तीन केस पहले, जैसे यहाँ पे ये दो केस कैश बुक में रिकॉर्डेड थे पर पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ था, ये तीन केस कैश बुक में डेबिट, कैश बुक में क्रेडिट हो चुके हैं पर पासबुक डेबिट नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो लास्ट केस था वो पासबुक में रिकॉर्डेड था पर कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ था। अब यहाँ पे जो केस है वो कैश बुक के अंदर क्रेडिट हो चुका है,
कैशबुक के अंदर क्रेडिट हो चुका है लेकिन पासबुक में अब तक डेबिट नहीं हुआ है। जैसे चेक इशूड, प्रेजेंटेड एंड डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में डेबिट हो चुका है, हमने चेक इशू किया, वो चेक हमारे क्रेडिटर ने प्रेजेंट किया अपने बैंक में, वहां से हमारे पासबुक में डेबिट हो गया है, लेकिन कैशबुक में अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए कैशबुक में क्रेडिट नहीं होने पे इसकी इफेक्ट देनी है, क्रेडिट करना है। तो डेबिटेड इन कैशबुक बट नॉट क्रेडिटेड, इसलिए क्रेडिट करेंगे। डेबिटेड, यहाँ पे डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, इसलिए यहाँ पे डेबिट इफेक्ट देंगे और उसका ऑपोजिट फोर्स यहाँ पे इशूड चेक के अंदर दिया जाएगा। यहां से आगे की जो ट्रांजेक्शन है ये इशूड और रिसीव्ड, मींस रिसीव्ड एंड इशूड चेक के ट्रांजेक्शन है। यहां से आगे के ये लाइन के नीचे के जो ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन दोनों में से एक बुक में यानी कि पासबुक में रिकॉर्डेड है। ये ट्रांजेक्शन का इनिशिएटिव पासबुक से ही होता है, इसलिए पासबुक की एंट्री इसमें हो चुकी है, कैशबुक की एंट्री बाकी है। इसमें सबसे पहले आ रहा है कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड। अगर हमारे कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे भरे हैं तो अब हमें सिर्फ ऐसा सोचना है कि ट्रांजेक्शन की वजह से कैशबुक में रिसीव साइड आता है या पेमेंट साइड आता है, यानी बैंक बैलेंस बढ़ता है या कम होता है, और उसके हिसाब से हमें एंट्री करनी है क्योंकि ट्रांजेक्शन सारे पासबुक में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ये लाइन के नीचे के ट्रांजेक्शंस पासबुक में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा भरा है तो हमारा बैंक बैलेंस ऊपर जाएगा, इसलिए ये रिसिप्ट साइड की एंट्री है, यानी कैशबुक डेबिट होना बाकी है, इसलिए हम डेबिट करेंगे। फिर अगर थर्ड पार्टी के पास से हमें इनकम मिला है जो बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करके क्रेडिट किया है, तो बैंक हैज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक इनकम्स लाइक रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। कैशबुक में अब तक डेबिट नहीं हुआ है, तो जो नहीं हुआ है वो काम करना है, इसलिए हमें इसको डेबिट करना है। बैंक ने कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया है क्योंकि ये थर्ड पार्टी इनकम है। लेकिन जब बैंक की साइड से हमें इनकम मिलता है तो वर्ड सिर्फ क्रेडिटेड आएगा, कलेक्टेड वर्ड नहीं आएगा। तो इनकम विच इज क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक हैज क्रेडिटेड बैंक इंटरेस्ट इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, नॉट डेबिटेड इन कैशबुक। यहाँ पे भी डेबिट नहीं हुआ इसलिए डेबिट इफेक्ट देंगे। तो ये दोनों इनकम के केस है। पहला ये इनकम थर्ड पार्टी इनकम, थर्ड पार्टी के पास से मिलता है इसलिए बैंक ने कलेक्ट करके अकाउंट में क्रेडिट किया है, और ये सिंपल बैंक ने क्रेडिट किया है क्योंकि बैंक की तरफ से हमें इनकम मिला है। ये दो केस जो है वो एक्सपेंसेस के है। इसमें पहला थर्ड पार्टी एक्सपेंस है, अगर बैंक ने ट्रेडर के बिहाफ पे कोई डिसबर्समेंट, कोई पेमेंट किया है, दैट इज बैंक हैज पेड ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर द अमाउंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा, ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस पे किए, रेंट, तो बैंक हैज पेड एंड डेबिटेड इन पासबुक, बैंक ने डेबिट कर दिया है पासबुक में, तो हमें क्रेडिट करना बाकी है, इसलिए इसकी इफेक्ट आएगी क्रेडिट। जैसे थर्ड पार्टी एक्सपेंस है वैसे बैंक ने एक्सपेंस चार्ज किया हमारे पास से, ट्रेडर के पास से, तो एक्सपेंस तीन अलग अलग नाम से आते हैं, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस एंड बैंक कमीशन। तो बैंक हैज डेबिटेड, अब यहाँ पे जैसे पेड एंड डेबिटेड था, यहाँ पे सिर्फ डेबिटेड आएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड था और ये केस में सिर्फ क्रेडिटेड आया, वैसे यहाँ पे सिर्फ बैंक के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसलिए बैंक हैज डेबिटेड बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, यानी पासबुक डेबिट हो चुका है, कैशबुक क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए इसकी एंट्री क्रेडिट में आएगी। इसके बाद डिसऑनर का केस है, अगर चेक, रिसीव्ड चेक, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर होता है तो रिसीव्ड चेक, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर होने पे क्रेडिट करना है और इशूड चेक डिसऑनर करने पे डेबिट करना है। रिसीव्ड चेक डिसऑनर होने पे क्रेडिट और इशूड चेक डिसऑनर होने पे डेबिट। क्यों रिसीव्ड चेक डिसऑनर होने पे क्रेडिट किया जाएगा? क्योंकि जब हम चेक रिसीव करेंगे और डिपॉजिट करेंगे तो पासबुक में पहले उसकी क्रेडिट इफेक्ट होगी और फिर वो चेक जब बाउंस होगा यानी डिसऑनर होगा तब बैंक में उसकी इफेक्ट डेबिट होगी, जिसका पता ट्रेडर को नहीं होगा, यानी वो ट्रांजैक्शन बाकी होगा रिकॉर्ड करना। इसलिए अगर पासबुक डेबिट हुआ है तो उसकी दूसरी कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट कैशबुक क्रेडिट होना चाहिए, वो मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट आएगा। तो रिसीव्ड चेक के अंदर हमेशा रिसीव्ड चेक जब भी डिसऑनर होता है तो क्रेडिट एंड इशूड चेक जब भी डिसऑनर होता है तो डेबिट, ये इफेक्ट देनी है। और लास्ट वाला जो पार्ट है बीआरएस में वो एरर्स का पार्ट है। एरर्स के लिए कस्टमाइज थिंकिंग करना होता है, हमें एरर्स की रेक्टिफिकेशन के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे हमें दो पार्ट देखने हैं, अंडू व्हाट इज रॉन्ग, यानी जो रॉन्ग है उसको रेक्टिफाई करने के लिए अंडू करना है, यानी कि रिवर्स करनी है उसकी प्रोसेस को, एंड डू व्हाट इज नॉट डन,
ये दोनों रूल्स को साइमल्टेनियसली अप्लाई करना है। मोस्ट ऑफ केस में 99% से ज्यादा ट्रांजेक्शन में डू व्हाट इज नॉट डन दैट रूल इज सफिशिएंट, क्योंकि ट्रांजेक्शन एक बुक में रिकॉर्डेड है और दूसरे में रिकॉर्डेड नहीं है। और जब एरर का केस आए तब हमें उसको रिवर्स करके सोचना है कि इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए किस तरह से इफेक्ट दी जाए। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे है एरर्स का, दैट इज अंडरकास्ट ओवरकास्ट का, यानी कास्टिंग एरर। अंडरकास्ट द सेम साइड एंड ओवरकास्ट इज ऑपोजिट साइड। फॉर एग्जांपल कैश बुक रिसिप्ट साइड इज अंडरकास्ट, रिसिप्ट साइड मींस डेबिट साइड। अगर कैश बुक की डेबिट साइड अंडरकास्ट है तो हमें सेम साइड यानी डेबिट इफेक्ट देनी है। कैश बुक की रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट है तो उसकी ऑपोजिट यानी क्रेडिट इफेक्ट देनी है। तो जो बुक की जो साइड अंडरकास्ट हुई है सेम साइड रिकॉर्ड करना है, यानी डेबिट क्रेडिट सेम अप्लाई कर देना है। और अगर ओवरकास्ट हुआ है यानी टोटल ज्यादा आया है तब हमें उसकी ऑपोजिट इफेक्ट देनी है। तो इस तरह से ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना है। फिर से एक बार इसकी समरी सुन लेते हैं हम एक बार, कि ट्रेडर प्रिपेयर करता है बीआरएस क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ट्रेडर को है, और ट्रेडर वांट्स टू प्रिपेयर दिस बीआरएस टू मैच बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक वेयर मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वन ऑफ द बुक। सेकंड बुक में एंट्री बाकी है, और ये सारे रीजंस ऑफ डिफरेंसेस को रिकॉर्ड करके हम बीआरएस प्रिपेयर करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है तो क्लोज होगा वो पासबुक पे, और अगर स्टार्ट किया है पासबुक पे तो एंड होगा कैश बुक पे, जिसके लिए इनिशियल उसका जो स्टेट ऑफ बैलेंस है डेबिट क्रेडिट वो याद रखने हैं, और उसके साथ ये जो रूल्स है डेबिट क्रेडिट के रीजंस फॉर डिफरेंसेस के लिए उसको भी याद रखना है। थैंक यू।